Hello everyone, good morning to all of you. My name is Yogesh Sharma, founder of गोपाल जी सेवा संस्थान। आज हम बात करेंगे ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के बारे में जिनकी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, कॉल्स आए कि सर कोई ऐसा कोर्स बनाइए जिस कोर्स को हम स्टार्टिंग से सीख सकें और बड़े से बड़े हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोपाल जी सेवा संस्थान के माध्यम से मैं योगेश शर्मा आज स्टार्ट कर रहा हूं आपकी क्लास डे 1, जो है कहां से स्टार्ट होगी, टेंस। क्योंकि बड़े से बड़े सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है समय, काल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 3 तरीके का समय होता है। एक समय जो हमारा चल रहा है, एक जो समय हमारा बीत चुका है, एक जो समय हमारा आएगा। तो जो समय हमारा चल रहा है उसको कहते हैं हम प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। एक जो समय हमारा बीत चुका है उसको कहते हैं हम भूतकाल, और एक जो समय हमारा आएगा उसको कहते हैं हम भविष्य काल, मीन्स फ्यूचर टेंस। ओके, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, और देखिए, जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन जिन टॉपिक्स का ध्यान रखना होता है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमको ध्यान रखना होता है कि सिंगुलर कौन कौन से होते हैं और प्लूरल कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। ये सब्जेक्ट होते हैं, जो कार्य को करने वाला इंसान होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और हिंदी में उसको कर्ता कहते हैं। तो सिंगुलर मतलब एक वचन, ही सी इट नेम, इनको हम सिंगुलर कहते हैं। प्लूरल बहुवचन, आई वी यू दे, ये हमारे बहुवचन में आते हैं। सेकंड, जो और चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कर्ता, जो हमारा कर्म करने वाला है। एक सेंटेंस के अंदर 3 चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कर्ता, क्रिया एंड कर्म। कर्ता जो काम करने वाला है, क्रिया वो क्या कर रहा है, कर्म जो कर्म वो कर रहा है। ठीक है, ओके। एक चीज और भी है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। हमारी एबीसीडी होती हैं, उनमें 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और बाकी के कॉन्सोनेंट होते हैं। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। और एक चीज होती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा पार्ट होता है। वो हम आगे आगे जैसे जैसे क्लासेज होंगी, ऐसे ऐसे हर टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिनको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। ओके, हर टेंस के अंदर हमारे 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव, जो साधारण वाक्य होता है। एक होता है नेगेटिव, जो नकारात्मक वाक्य होता है। एक होता है इंटरोगेटिव, जो प्रश्नवाचक होता है। और एक होता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो टेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इनके भी 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम पास्ट के होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर के: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करते हैं कि किसी भी वाक्य की पहचान कैसे करी जाए। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि आते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, फिर बात हुई थी हमारी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने कहा था ना, हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू एंड डच। ओके, डज यूज होता है सिंगुलर के लिए, मतलब एक वचन के लिए, और डू होता है प्लूरल के लिए, मतलब बहुवचन के लिए। तो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही सी इट नेम। और प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई वी यू दे। ओके, तो
सेंटेंस मैंने आपको बता ही दिए थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज और भी होती है कि जो हमारी वर्ब होती है उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीजें अभी हम कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, वो चीजें आप ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्सरसाइज अभी स्टार्ट हो गया। तो जिस वर्ब के अंत में वोवल आते हैं उसमें हम ईएस का प्रयोग करते हैं, और जिस वर्ब का अंतिम जो वर्ड है उसमें अगर कॉन्सोनेंट है उसमें हम एस का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे एक वर्ब होती है गो, गो मीन्स जाना। गो के अंत में क्या आया? ओ। वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसके अंत में हम क्या लगाएंगे? ई एस, गोज। एक वर्ब होती है हमारे ईट, ईट मीन्स खाना। तो इसमें क्या आया हमारा? कॉन्सोनेंट। ई तो कॉन्सोनेंट हो गया ना, तो इसके बाद में लगाएंगे हम ईट्स। अब आपको एस या ईएस का प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस वर्ब के अंत में वोवल आता है ए, ई, आई, ओ, यू, उसमें हम ईएस का प्रयोग करते हैं, और जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आता है उसमें हम एस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर के लिए, मतलब एक वचन के लिए। एग्जांपल जैसे आप देख रहे हो, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लेंगे हम? सब्जेक्ट। लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बताया था? जिस वर्ब के अंत में वोवल आता है उसमें हम ईएस का प्रयोग करते हैं। ही गोज प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल। ये हमारा हो गया सिंगुलर का। अब हम आ जाते हैं प्लूरल की तरफ। इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, इसमें एस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे? वे स्कूल जाते हैं। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिया सब्जेक्ट दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आपको पूरी उम्मीद है, मुझे आपको ये एफर्मेटिव सेंटेंस हमारा काफी समझ में आ गया होगा। और ये है आपकी क्लास एफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज जो आपको मुझे सॉल्व करके देनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव पार्ट की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, जिसमें हम नहीं शब्द का यूज करते। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है? सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए। जैसे वह स्कूल जाता है, प्रिया खाना नहीं खाती है, गायत्री खाना नहीं पकाती है, राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो प्रिया खाना नहीं खाती है, यह आ गया हमारा सिंगुलर। तो हमने क्या बनाया? प्रिया सबसे पहले लिया सब्जेक्ट प्लस, सिंगुलर के लिए डज यूज होगा, मैंने आपको बताया था। सिंगुलर के लिए डज यूज होगा और प्लूरल के लिए डू यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हमने क्या लगा यहां पर? डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रिया डज नॉट ईट द फूड। ठीक है, अब हम चलते हैं प्लूरल की तरफ। सब्जेक्ट प्लस डू, मैंने क्या बताया था? प्लूरल के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे पार्क नहीं जाते हैं, तो दे क्या हो गया हमारा? वे सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब डू प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे डू नॉट गो टू पार्क। नेगेटिव आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है आपकी एक्सरसाइज, प्लस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट भी है। ये रहा, यहां तक आपकी एक्सरसाइज है। 13 सेंटेंसेस हैं नेगेटिव सेंटेंस के जो आप मुझे सॉल्व करके देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इंटरोगेटिव पार्ट की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, रूल फॉर सिंगुलर।
देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें जिन जिन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत मैंने बताई थी वो चीजें मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिया हमने, डज, सिंगुलर में डज यूज होगा प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, क्या गायत्री स्कूल जाती है? क्या गायत्री स्कूल जाती है? तो हम कैसे बनाएंगे, डज, गायत्री है ही सी इट नेम, सिंगुलर क्या बताए थे, ही सी इट नेम, तो गायत्री नेम है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज, गायत्री, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ऑब्जेक्ट, डज गायत्री गो टू स्कूल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्लूरल की तरफ। ठीक है, क्या वे खाना खाते हैं? तो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू, क्या है यहां पे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो डू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू दे ईट द फूड। ठीक है, अब इसमें एक तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और आता है जिस वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आता है। ये तो हमारा पहले क्या लग गया, तो हमने डज डू लगा दिया, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो हम कैसे बनाते हैं? अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले हम क्या रूल बनाते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, वह स्कूल क्यों जाता है? वह स्कूल क्यों जाता है, या तुम खाना क्यों खाती हो? ठीक है, वह स्कूल क्यों जाता है, तो सबसे पहले क्या लिया हमने, इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों, क्यों जाता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। भाई अब हमने क्या लिया है, हेल्पिंग वर्ब, डज, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो डज लगेगा, वाई डज प्लस सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वाई डज ही गो टू स्कूल। तो आपको उम्मीद करता हूं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये है आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज जो आप मुझे सॉल्व करके देंगे, ये आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन भी पूछते हैं और नहीं भी, सब नहीं शब्द का भी यूज होता है। तो जैसे क्या प्रिया खाना नहीं पकाती है, क्या प्रिया खाना नहीं पकाती है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल सब एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत हेल्पिंग वर्ब का आगे पीछे करना पड़ता है। ठीक है, आप ये हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद कर लीजिए। क्या प्रिया खाना नहीं पकाती है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगी, डज, क्योंकि नाम है तो ही शी इट नेम के साथ क्या लगेगा, डज, डज प्लस सब्जेक्ट प्रिया प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डज प्रिया नॉट कुक द फूड, डज प्रिया नॉट कुक द फूड। ऐसे ही सेम प्लूरल का होता है, प्लूरल में क्या आ जाता है, डू आ जाता है। ठीक है, जैसे क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो डू दे नॉट प्ले द क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में समझा देता हूं, सहायक क्रिया प्लस कर्ता जो करने वाला है प्लस नॉट नहीं प्लस क्रिया प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करो। ठीक है, डू दे नॉट प्ले द क्रिकेट। अब इसमें फिर दोबारा वो बात आ जाती है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लेंगे हम, क्यों, इंटरोगेटिव वर्ड व्हाई प्लस हेल्पिंग वर्ब, हम हैं बहुवचन है आई वी यू दे, ये प्लूरल है। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, व्हाई डू वी नॉट
गो टू स्कूल। ठीक है, अब हम इसकी आपको एक्सरसाइज दिखा देते हैं जो आपको करनी है। ये है आपकी एक्सरसाइज, 10 सेंटेंसेज हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे से जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेंगी। ठीक है, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे के जितने वीडियोज हैं वो आपको आसानी से मिल सके। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आज की जो फर्स्ट क्लास है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।